हेलो, वेलकम बैक माय चैनल। भारतीय बाजार डिंडोगोल फार्म प्रोडक्ट लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 20 जून थर्सडे से होने जा रही है। क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करना है तो लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना है, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना है। इसमें कितना लिस्टिंग क्या मिल सकती है, अभी इसकी GMP क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेश को कितना दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। हम लोग सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं इन नीटिका आईपीओ की। ये ओपन 20 जून थर्सडे यानी कल से होगी। इसकी क्लोजिंग 24 जून मंडे को है, अलॉटमेंट 25 जून ट्यूसडे को है, रिफंड डेट 26 जून वेडनेसडे को है, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट 26 जून वेडनेसडे को है, लिस्टिंग 27 जून थर्सडे को है। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस फंड 51 से 4 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 2000 शेयरों की है, टोटल इशू साइज 34.83 करोड़ है, फेस इशू 34.83 करोड़ है। इसकी लिस्टिंग BSE SME मर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 35% का रिजर्वेशन है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की कैटेगरी में 50%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कैटेगरी में 15% का रिजर्वेशन किया गया है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,08,000 रुपए है एंड HNI कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,16,000 रुपए है। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो लगातार ये 2 साल लॉस मेकिंग कंपनी है। 21 एंड 22 में ये लगातार लॉस में रहा। 21 में 461.19 के लॉस पर था एंड 22 में 420.8 लाख के लॉस पर था, लेकिन 23 में ये अपने लॉस को कवर करके अचानक 525.79 लाख के प्रॉफिट पर आ गया एंड ये 31 दिसंबर तक 23 में यानी कि 9 महीने में इसमें और प्रॉफिट हुआ और 588.40 लाख का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर ग्रोथ ठीक है, यहाँ पर भी ग्रोथ ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 22 से 23 साल के अंदर में ऐसा क्या हुआ कि ये 9 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, तभी तो इसने 420.8 लाख के लॉस को कवर किया और 525.79 लाख के प्रॉफिट पर हुआ, यानी कि मोटा मोटा ये लगभग 9.5 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया और ये अपने 420.8 लाख के लॉस को कवर करके 525.79 लाख के प्रॉफिट पाया। और फिर ये 9 महीने में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया और 528.40 लाख के प्रॉफिट पर रहा, मतलब थोड़ा सा वृद्धि हुआ। एक साल के अंदर ये 9 लाख का वृद्धि किया एंड यहाँ पर देखेंगे तो फिर नेक्स्ट 9 महीने के अंदर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, तो ये हजम होने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि इतना अचानक एक साल के अंदर कैसे ग्रोथ हुआ कि 420.8 लाख के प्रॉफिट लॉस को कवर किया, प्रॉफिट में आया और प्रॉफिट 525.79 लाख का आ गया। तो ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा अगर ग्रो करता है या फिर एक रेशियो में ग्रो करता है तो यहाँ पर एक डाइजेस्ट होने वाली बात है, लेकिन यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड मूव आया, अनएक्सपेक्टेड इसने प्रॉफिट जनरेट किया, लॉस को कवर किया और प्रॉफिट में आया, थोड़ा सा डाउटफुल हो रही है। बाकी इधर देखें तो इसकी रेवेन्यू 1840.72 लाख थी, जो लगातार ग्रो करके 2023 में 31 दिसंबर तक ये 6876.65 लाख को पहुंचा, तो ये ठीक ठाक है, ये अच्छा ग्रोथ किया एंड इसकी एसेट 2995.7 लाख 21 में था, जो धीरे धीरे ग्रो करके 31 दिसंबर 2023 तक 5123.46 लाख को पहुंचा। इसकी नेटवर्थ ये भी लगातार लॉस में था और ये 31 मार्च 2023 में भी ये लॉस में ही रहा। 1742.64 लाख का लॉस में था, ये निगेटिव था 21 में, 22 में भी इसमें और निगेटिव में हो गया, 2162.72 लाख को पहुंचा 23 में और यहाँ पर थोड़ा सा कवर किया, ये 1638.46 लाख को बचा यहाँ पर माइनस में, फिर इसने पूरा का पूरा कवर किया और यहाँ पर पॉजिटिव में आ गया और ये 393.94 लाख को पहुंचा था। ये थोड़ा सा स्लोली ग्रो किया और ये अच्छी तरीके से कवर किया और नेटवर्थ अभी पॉजिटिव में आ चुका है। इसकी टोटल ग्रोइंग 2021 में 2716.23 लाख था, जो यहाँ पर घटता हुआ
आया और ये 31 दिसंबर 2023 तक 2263.87 लाख पर पहुंचा। लगातार यहाँ पर धीरे धीरे घटता गया और ये 2263.87 लाख पर पहुंचा। इसके प्रॉफिट में बहुत ज्यादा उथल पुथल होता हुआ दिख रही है। एक साल के अंतर्गत अचानक इसमें प्रॉफिट हुआ, फिर ये स्टेबल हो गया, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल हो रही है, अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर इसके डाटा दिख रहे हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो रिटर्न ऑफ इक्विटी माइनस में है, -0.95%, ROC 0.62%, डेब्ट पर इक्विटी 4.63 है, जो कि बहुत ही ज्यादा दिख रहा है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 149.49% है, पैट मार्जिन 8.57 है। इसकी पीई 18.47 प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ 16.81। ये तो फाइनेंशियल इसमें बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड मूव आता हुआ दिख रहा है। तो अगर मुझे रेटिंग देना हो तो फाइनेंशियल मैं इसे 10 में से 5 रेटिंग देना चाहूंगी। अब हम लोग इसकी बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो 2010 की इंकॉर्पोरेट कंपनी डिंगडुगल फार्म प्रोडक्ट लिमिटेड डेयरी इंग्रेडिएंट्स निर्माण करता है, जो होल मिल्क एंड स्किम्ड मिल्क की प्रसंस्करण से बनाता है, जिसमें मिल्क प्रोटीन कंसंट्रेट्स, स्किम्ड मिल्क पाउडर, डेयरी व्हाइटनर, वे प्रोटीन कंसंट्रेट, मिल्क वे पाउडर, कैसीन, अनब्रांडेड क्रीम, बटर एंड फैट फिल्ड पाउडर इत्यादि इसके इंग्रेडिएंट्स में शामिल हैं। इसका जो प्रोसेसिंग यूनिट है 15 एकड़ में फैला हुआ है। कंपनी है जो फॉलो एंड कंप्लीट विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस रिलीवेंट ऑथोरिटीज इन द इंडस्ट्री, यानी कि इस इंडस्ट्री में जितने तरीके के रूल रेगुलेशन होते हैं वो सब कुछ फॉलो करता है, जैसे FSSAI एंड हलाल कोशर एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट काउंसिल ऑफ द इंडिया एंड यूरोप रेगुलेशन इत्यादि। ये सारा जो रूल होता है ये अपनी इंडस्ट्री के रूल को फॉलो करता है। ये लगभग 150 विलेज कलेक्शन सेंटर को इस्टेब्लिश कर चुका है, जिसमें 4000 फार्मर्स एंड 50 डेयरी फार्म शामिल हैं। और ये अपने ब्रांड इन्ट्रिका एंड एक्टिव डे के अंतर्गत अपने प्रोडक्ट को बेचता है, अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। 2022-23 के अंतर्गत, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंतर्गत अपने प्रोडक्ट को इंडिया के 15 स्टेट में एंड इंटरनेशनल मार्केट में 3 देशों में अपने प्रोडक्ट को बेचता है। और ये अपने प्रोडक्ट को मुख्य रूप से एशियन और यूरोपीय कंट्री में बेचता है। तो इसका बिजनेस कहीं ना कहीं अच्छा दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। डेयरी इंग्रेडिएंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, निर्माण करती है, उसको इंडिया के 15 स्टेट और अदर कंट्री में भी बेचता है, जैसे यूरोपियन कंट्री में भी बेचता है, एशिया कंट्री में भी बेचता है। तो इसका बिजनेस कहीं ना कहीं अच्छा दिख रहा है, बिजनेस ठीक दिख रहा है। एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है जो अभी फिलहाल अच्छा दिख रहा है, लेकिन लगातार 2 साल इसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही खराब दिख रहा था। बाकी अभी जो इसका फाइनेंशियल स्थिति है वो सुधरता हुआ दिख रहा है और अभी बहुत ही बेहतर दिख रहे हैं। अब हम लोग इसकी जीएमपी देखें तो इसकी जीएमपी की ओपनिंग 15 जून को 25 रुपए पर 46.3% पेमेंट के साथ हुई है और आज के तारीख में इसकी जीएमपी बढ़कर के 70 रुपए पहुंच चुकी है, 129.63% पर भी पहुंच चुका है। बिजनेस अच्छा दिख रहा है, फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा वीक था, बाकी अभी इसकी स्थिति सुधर चुकी है और अभी इसकी स्थिति बेहतर है और जीएमपी भी लगातार ग्रो करते जा रहा है। इसमें बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन जाने वाला है। पर्सनली ये आईपीओ मुझे थोड़ा सा इसमें रिस्क ज्यादा समझ में आ रही है, क्योंकि लगातार 2 साल से लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन जीएमपी इसकी इतनी हाई है कि लोग इसमें अंधाधुंध पैसा बरसाने वाला है और बहुत ज्यादा जीएमपी घटती भी है तो लिस्टिंग गेन कितना भी कम मिलेगा तो 25-30%, 40-50% तो मिल ही जाएगा। 50% तो एटलीस्ट इसमें लिस्टिंग गेन मिल ही जाएगा अगर बहुत ज्यादा जीएमपी ड्रॉ डाउन होता भी है तो, क्योंकि जीएमपी बहुत ही ज्यादा अधिक है। तो लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अगर अप्लाई करें तो बेहतर है, क्योंकि लिस्टिंग गेन को बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है अगर जीएमपी बहुत ज्यादा गिरता भी है तो भी, क्योंकि ये लगातार 2 साल लॉस मेकिंग कंपनी रही है और ये निवेशकों के लिए एक बड़ी निगेटिव पॉइंट है। और इसके
फील्ड में इसका जो कंपटीटर है डोडला डेयरी लिमिटेड, पराग मिल्क फूड्स एंड मॉडर्न डेयरीज लिमिटेड। जो पराग मिल्क फूड है लिस्टिंग के बाद ये बहुत ज्यादा ड्रॉ डाउन हुआ था एंड इसका ये जो है मॉडर्न, इसका जो पराग है फूड पराग डेयरी है, ये लिस्टिंग के बाद इसमें बहुत ही ज्यादा डाउन होते हुए इस स्थिति देखी थी। लिस्टिंग के बाद ये बहुत ज्यादा ड्रॉ डाउन हो चुका था एंड डोडला में भी यहाँ पर देखेंगे तो लिस्टिंग के बाद इसमें भी बहुत ही ज्यादा ड्रॉ डाउन होते हुए दिखा था, फिर बाद में बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दिया है। तो लिस्टिंग गेन के लिए अगर इसे अप्लाई किया जाए तो बेहतर लिस्टिंग गेन मिल सकती है, क्योंकि जीएमपी बहुत ही ज्यादा हाई है, इसका जीएमपी बहुत ही ज्यादा हाई है। फाइनेंशियली स्थिति थोड़ा सा खराब था शुरुआत में 21-22 में, बाकी अभी बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। बाकी निवेश करना या ना करना आपका डिसीजन होना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा होता है, इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस लें, इसके बाद निवेश करने का विचार बनाएं। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, तो समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।